और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। अहम खबर के मुताबिक प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का इंतकाल हो गया है। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। इस वक्त की अहम खबर, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का इंतकाल हो गया है। उन्होंने अमेरिका में आखिरी सांसें ली हैं। ये एक बहुत बड़ी ये एक अफसोसनाक खबर है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं और ये खबर खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनका अदब से ताल्लुक़ रहा है और वो जो उन्हें करीब से जानते थे, उन तमाम लोगों के लिए खबर किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। और जैसी कि खबर है उसके मुताबिक उनका इंतकाल अमेरिका में हुआ है और इससे मज़ीद खबरें जो इस वक्त अभी हमें मिल पा रही हैं, जो इसकी इत्तलात मिल रही हैं, जो इसकी तफसीलात मिल रही हैं, उसके मुताबिक वो अमेरिका में थे और इसी दौरान जो वहाँ से खबर हमें आई है ये जो है काफ़ी अफसोसनाक और बहुत बड़े एक सदमे वाली ये खबर है। अमेरिका में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने आखिरी सांसें ली हैं। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के ताल्लुक़ से ये खबर है और जो भी उनके बद्दा है उनके लिए बेहद अफसोसनाक ये खबर कही जा सकती है। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का इंतकाल हो गया है और उन्होंने अमेरिका में आखिरी सांसें ली हैं। कई जाने माने हस्तियों की तरफ से इस बारे में इनके इस खबर पर, उसके रहलत फरमाने पर काफ़ी इसके तासुरात भी आ रहे हैं और जैसा इनके बारे में मशहूर है कि जो लिटरेचर जो है उस पे अगर हम गौर करें, अदब के हल्के में गौर करें तो इस पे एक बड़ा नुकसान इसे माना जा रहा है। काफ़ी मशहूर ये रहे हैं, अदब से इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है और ये नक़ाद रहे हैं और ये बताया जाता है कि जो भी एक अदब से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए ये ख़बर किसी बहुत बड़े सदमे या से कम नहीं है। ख़ास तौर से जो उर्दू अदब है, जो उर्दू लिटरेचर है, उसके हवाले से अगर गौर करें तो ये हमें पता चलता है कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का अब चला जाना, अब इस दुनिया में न रहना, उनका आखिरी सांस लेना अदब से जुड़े हल्के और अदब से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अफसोसनाक खबर है। और आपको हम बता दें इस वक्त हमारे साथ NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील साहब, बड़ा अफसोस हो रहा है, अफसोसनाक ख़बर है ही अदब के दुनिया के लिए, तदकीर की दुनिया के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके इस पर क्या तासुरात है अब जबकि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग हमारे बीच नहीं रहे। अकील साहब को मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हम फिर से कोशिश करेंगे उससे बात करने की। बहरहाल इस वक्त हम अपनी नाज़रीन को ये बता दें कि अदबी हल्के में ये एक बहुत बड़ा सदमा बनकर ये एक तरह से टूटा है। बहुत बड़े सोग की ये खबर है अदबी हल्के के लिए। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और जैसा कि अभी इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का इंतकाल अमेरिका में हो गया है। इन्होंने दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उससे इनका ताल्लुक़ रहा है, वहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया था। इनकी जो पैदाइश है वो अब 1931 में हुई थी और ख़ास तौर से जो उनका ये बताया जा रहा है कि जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है अदब की दुनिया में वो जो है उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती।
एनसीपीएल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अकील साहब, गोपीचंद नारंग के हवाले से जो खबर है, काफ़ी अफसोस की खबर है ये, और लेकिन फिर भी ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसे कितना बड़ा मतलब एक नुकसान माना जाए अदब की दुनिया के लिए, और आपके क्या तासुरात हैं इस खबर पे कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। गोपीचंद नारंग साहब उर्दू अदब के आफताब व महताब थे, बैनुल अक़वामी सतह के दानिश्वर थे, मुहक्किक और नाक़िद थे। पोस्ट मॉडर्निज्म को उन्होंने उर्दू में इंट्रोड्यूस किया था, और पोस्ट मॉडर्निज्म ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के अंदर तहजीबी मुतालिया की शुरुआत उन्होंने ही की थी। फिक्शन के बहुत बड़े नाक़िद थे जी, और उनके इंतकाल, प्रोफेसर फारूकी के इंतकाल के बाद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इंतकाल से एक अजीब व गरीब उर्दू अदब के अंदर खुला पैदा हो गया है जी, और इस खुला को पूर्ण करना नामुमकिन हो चुका है। और गोपीचंद नारंग जैसी शख्सियत का इंतकाल बहुत अफसोसनाक बात है उर्दू अदब के लिए जी, और उनकी जगह को पूर्ण करने वाला मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में कोई होगा। और मैं तो यही कहूँगा गोपीचंद नारंग के लिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो आप पता नहीं कि चमन में दीदवर कब पैदा होगा या नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब के लिए। उनसे मेरे बेहद अच्छे ताल्लुकात थे, हमेशा वो टेलीफोन पे मुझसे बातचीत किया करते थे जी, और मैं भी उनकी के हर हुक्म की तामील करता था। वो मेरे उस्ताद भी थे, मुझे उन्होंने बाकायदा क्लासरूम में पढ़ाया भी है। तो मुझे इस बात के लिए बेहद अफसोस है कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। जैसा आपने बताया कि वो उर्दू अदब के लिए ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा ये नुकसान है। बेशक उर्दू अदब से जुड़े लोग उनकी खिदमात को और उर्दू में के लिए ख़ास तौर जो उन्होंने की है वो हमेशा याद रखेंगे, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि न सिर्फ ये कि उर्दू बल्कि अंग्रेज़ी में भी उनको बहुत महारत हासिल थी। और इस तरह से मतलब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो क्रिटिक्स के को भी उन्होंने एक आला मकाम मतलब दिया था, और जिस तरह से वो नाक़िद माने जाते थे, तो ऐसे में ये उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी, ये दोनों ऐसी ज़बानें जिसमें उनकी काफ़ी गहरी पकड़ थी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा खला है जो पूर्ण नहीं हो सकता? बहुत ही बड़ा खला है। आपको मैं बताऊं कि प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी के अंदर या उनकी राइटिंग्स में जो वसअत थी, जो फैलाव थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अंग्रेजी के भी बहुत बड़े माहिर थे। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के अंदर भी ये बात थी कि वो अंग्रेजी और उर्दू को इक्वली बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते थे, लिख सकते थे। और पोस्ट मॉडर्निज्म को जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अगर वो अंग्रेजी पे उनकी दस्तरस हासिल नहीं होती तो शायद पोस्ट मॉडर्निज्म को वो उर्दू में नहीं ला पाते जी। और सिर्फ उर्दू ही नहीं, वो फारसी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, समझते थे। और वो हमेशा अपने शागिर्दों से कहा करते थे कि उर्दू पढ़ने वालों को अंग्रेजी और फारसी के ऊपर दस्तरस हासिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे उर्दूदा बनना चाहते हो तो फारसी और ख़ास तौर पर क्लासिकल जो लिटरेचर है उसको पढ़ो और अंग्रेजी भी पढ़ो। वो हमेशा हम लोगों से ये कहा करते थे। आपने कहा तो मुझे ये बात याद आई कि उन्होंने 12 कहा है मुझसे जी। इस वक्त हमारे साथ तहसीन मुनव्वर भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू। तहसीन साहब, कितना बड़ा खला है और ये मतलब इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? जो उर्दू के जो कदरदान हैं, जो उर्दू के शायकीन हैं, मद्दाह हैं, उनके लिए किस तरह की खबर है जब वो उन तक ये बात पहुंच रही होगी कि गोपीचंद नारंग, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग अब नहीं रहे हमारे बीच? देखिए, बहुत दुख भरी खबर है, बहुत शॉकिंग है। और मैं अभी अकील साहब को सुन रहा था, प्रोफेसर अकील साहब को, और जो वो कह रहे थे उनके बारे में बिल्कुल एक एक लफ्ज जो है वो सच्चा है। और देखिए,
नारंग साहब सिर्फ फारसी ही जी। नहीं बल्कि संस्कृत के भी जानकार थे, अंग्रेजी के भी जानकार थे, हिंदी भी बहुत अच्छी थी उनकी, और वो एक हम कह सकते हैं कि उस्ताद थे वाकई। उन्होंने आज हमारे दरमियान जो इतने प्रोफेसर साहिबान जितने मौजूद हैं, जो बहुत से जो अखबारात में काम कर रहे हैं, जो उनके वो ज्यादातर उनके शागिर्द ही रहे हैं उर्दू जबान से जिनका ताल्लुक। मुझे भी उनके साथ कई बार जो है बातचीत का मौका मिला, उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला। एक बार अखिल साहब के ही मामले में हमने उनका फोनो भी किया था। तो वो एक तो हक परस्त थे, जहां पर अखिल साहब के मामले में कुछ लोग उनको दबाना चाहते थे, तो उस वक्त गोपी चंद नारंग साहब उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने फोनों पे जो है, मैं इस वक्त तो क्योंकि वो उस वक्त तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप मुझे रिकॉर्ड कीजिए, आप मुझसे जो पूछना चाहेंगे रिकॉर्ड कीजिए और मैं बोलूंगा। तो उनके साथ खड़े हुए। और गोपी चंद नारंग साहब, देखिए मैं कह रहा हूँ पूरे सब कॉन्टिनेंट का ये बहुत बड़ा नुकसान है। उर्दू जबान और अदब का तो नुकसान है, बहुत बड़े नाकिद भी थे, लेकिन ये आप देखिए पाकिस्तान ने उनको सितारे इम्तियाज दिया था, वो हिंदुस्तान ने उनको जो है पद्म विभूषण दिया था, और उनके पास अवार्ड की आप देखें तो उनके पास कतारें थी। लेकिन जो बड़े बड़े अवार्ड हैं, इकबाल सम्मान है या साहित्य अकादमी का अवार्ड है या आपको ये हमारे जो दीगर अवार्ड है, सब उनको मिले थे। और उनका काम जो है मुझे तो बहुत पसंद है, जो उन्होंने उर्दू शायरी को उसकी तहजीब पर जो उन्होंने काम किया था, वो बहुत जबरदस्त काम है। वो किताब अपने आप में एक ऐसी किताब है कि उसमें आपको जो हिंदुस्तानी ज़हन तहजीब पर जो उनकी किताब है, उर्दू गजल और हिंदुस्तानी ज़हन तहजीब, या उनकी जो किताब है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी, वो आप अगर किताब पढ़ते हैं और उसको लेकर काम है माँ बाप जदीदियत के ऊपर ज्यादा था। क्योंकि मैं एक बार उनका इंटरव्यू करने गया था तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे जो है माँ बाप जदीदियत पर भी सवाल करें। तो मैंने कहा ये मैं उसी पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है एक जदीदियत के बाद भी कोई जदीदियत है। तो उन्होंने बहुत मुझे तफसील के साथ वो सारी चीजें समझाई थी। और तो एक बहुत मैं कहता हूँ कि उर्दू का ज़बान और अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। अपने आप में वो एक इंसाइक्लोपीडिया थे, एक दौर थे। हम कह सकते हैं कि उर्दू जबान से नारंग दौर का जो है आज जो है एक तरह से इख्तिताम तो हो गया, अपने जो है जिस्म के तौर पर नहीं रहे, लेकिन उनकी रूह जो उर्दू जबान और अदब में मौजूद है वो उनको हमेशा जिंदा रहेगी। और उसके हवाले से प्रोफेसर गोविंद नारंग हमेशा उर्दू में जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो इतना काम कर गए हैं उर्दू के लिए, और उनके जो शागिर्द हैं वो उनको जिंदा रखेंगे। और यकीनी तौर पर ये बहुत गहरा नुकसान है। और न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से इस वक्त हमारे साथ अख्तरुल वासे साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे भी कुछ तासुरात लेना चाहूंगा। अख्तरुल वासे साहब, एक बहुत ही गमनाक खबर, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग पद्म भूषण, और जैसा अभी तहसीन मुनव्वर साहब ने कहा कि पाकिस्तान से जो उनको अवार्ड मिला था सितारे इम्तियाज अवार्ड, और न जाने कितने इनामात उनकी झोलियों में थे, और उनमें इकबाल सम्मान 2011 वो शामिल है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सितारे इम्तियाज अवार्ड वो मिला है उन्हें, और जो हालिया जो बिल्कुल है 2021 में सर सैयद एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड की वो हामिल थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं कि अब गोपी चंद नारंग प्रोफेसर यानी पद्म भूषण प्रोफेसर गोपी चंद नारंग अब इस दुनिया में नहीं है, उर्दू के लिए कितना बड़ा यह नुकसान है? और चूंकि उनकी जो पैदाइश 1931 की वो उस इलाके में थी जो अब पाकिस्तान में है, तो जैसा अभी तहसीन मुनव्वर साहब ने कहा कि बर्रे सगीर के लिए भी एक बड़ी नुकसान की बात है। जी, मैं बर्रे सगीर के लिए नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के लिए, वो चाहे नई बस्तियां हों या पुरानी बस्तियां हों उर्दू की, सबके लिए ये गैर मामूली नुकसान है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने जी हम जबान और अदब की जो खिदमत की है वो गैर मामूली है। वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में थे प्रोफेसर, मैं उन्हीं के जमाने में लेक्चरर हुआ था। मुझे उनके साथ रहने और काम करने का मौका मिला उनके अंडर में भी, और मैं भूल नहीं सकता इस बात को कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक नई तारीख रकम हुई थी जब शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर गोपी चंद नारंग थे और शोबे हिंदी के सदर प्रोफेसर मुजीब रिजवी। क्या बात है। नारंग साहब जो है वो उनकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी, सराय की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उर्दू की जो खिदमत की है
वो गैर मामूली है। और खासतौर से लिसानियात के मामले में जी। उनका शायद जो कोई मिसाल जो है आसानी से नहीं मिलेगा। जी। दिल्ली की करखंदारी जबान पे जो काम उन्होंने किया वो बहुत अहम काम है। इसके अलावा एक और बात है कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग उन लोग उर्दू के उन दानिश्वरों में थे कि जिनको आप किसी मौजू पर जी तकरीर करने के लिए कह दें वो उसमें कुछ न कुछ नुक्ता आफरीनी और ऐसी नुक्ता संजी करते थे कि हर आदमी उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता था। जबान और बयान पे जो कुदरत थी उन्हें वो उसके अलावा थी। तो गोपीचंद नारंग साहब जो है, जो आया है उसे जाना है, लेकिन गोपीचंद नारंग जैसे लोग अगर जाते हैं तो उसका बेहद अफसोस होता ही है, क्योंकि एक वजह और भी है जी। एक ऐसे जमाने में जब उर्दू को एक मखसूस मजहबी तबके की जबान करार दिया जा रहा है, जी हाँ। गोपीचंद नारंग जैसे लोग जो थे उनसे उर्दू की एक जो गंगा जमनी पहचान थी जी। वो भी बरकरार थी और बनी हुई थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। गोपीचंद नारंग ने जो हमारे वजीरे तालीम थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, मुरली मनोहर जोशी साहब, उनकी जबान से ये बात कहलवाई थी कि उर्दू जो है वो भारत माता के तिलक जी की हाँ। मानिंद है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस तिलक पे जो चावल लगा होता है जी वो बुनियादी तौर पर गोपीचंद नारंग थे। जी। मैं अख्तर वासिद साहब, अगर मैं आपसे ये जानूं कि आपने भी बताया, तहसीन मुनव्वर ने भी बताया और एनसीपी डायरेक्टर शेख अकील ने भी बताया कि वो तो कितना बड़ा एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इन्हें सबसे अव्वल नंबर पे किस तरह से याद करेंगे? इन्हें एक मुहक्किक के तौर पे, एक नाक़िद के तौर पर? मैं उन्हें उर्दू जबान के सफीर, नकीब और उर्दू जबान की दानिश्वरी की जो रिवायत है उसके एक अहम सुतून की हैसियत से याद रखूंगा। और मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि उर्दू ज़ुबान को जब ख़ास तरह से उसे जो है मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई या उसे ख़ास कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश की गई, तो उसका एक बहुत बेहतरीन जवाब के तौर पर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जो है वो सामने थे। वो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब ये समझा जाए कि जिस आपने जिस चीज़ को यहाँ पर रोशनी में लाया है, अब अगर गोपीचंद नारंग चूंकि अब नहीं है तो क्या उर्दू से उनके रिश्ते की वजह कर उर्दू का कुछ क्या मुस्तकबिल बचता है? नहीं, देखिए, उर्दू का एक नुकसान तो हुआ कि उर्दू का एक माहिर लिसानियात, एक नक्काद, एक शख्स जिसने कि हमें मतलब जदीदियत और माबाद जदीदियत दोनों से वाकिफ कराया, वो नहीं रहा। एक बात जिसकी तरफ आपने तस्करा में मुझसे पहले किया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जिसे उर्दू वालों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए कि उर्दू साहित्य एकेडमी में वो पहले उर्दू वाले थे और आखिरी उर्दू वाले थे जो उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हुए और प्रेसिडेंट भी हुए। और ये गैर मामूली बात है। साहित्य एकेडमी हिंदुस्तान की तमाम जो जबानें हैं उनकी नुमाइंदगी करती है, एक ऐसे जमाने में जबकि उर्दू की देख करने की कोशिश की जा रही थी। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने उर्दू को उस जगह पहुंचाया जहां पर के उर्दू का पहुंचने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये गोपीचंद नारंग का जो विजन था, गोपीचंद नारंग की जो हिम्मत थी और हौसला था, ये उसका नतीजा था। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आपने बताया कि जब वो यूनिवर्सिटी में थे और तब आप भी वहाँ थे और जिस तरह से उनका खुद जो उनका अल्मा मैटर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर वो प्रोफेसर एमेरिटस के तौर पर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे, जामिया से भी जुड़े रहे, और जो बिल्कुल हालिया जो उनके लिए एक एजाज़ की बात थी जो मैंने आपसे अभी जिक्र भी किया अपने नाज़रीन के सामने कि 2021 ससेद एक्सेलेंस नेशनल अवार्ड भी जो है उन्हें हासिल हुआ था।
क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जो है वो मतलब मौजूदा हालात में उर्दू के मुस्तकबिल को लेकर थोड़ा क्या वो कश्मकश में थे? नहीं, ऐसा देखिए, वो एक बात सुनिए, हर आदमी को अपनी जबान के बारे में अगर कोई मसला पैदा होता है तो उसे परेशानी होती है, तो नारंग साहब को भी थी, लेकिन नारंग साहब ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जैसे कहा, वो उर्दू जिसे एक तरह से देश निकाला देने की कोशिश हो रही थी, उसे उन्होंने साहित्य एकेडमी में उर्दू वाले की हैसियत से न सिर्फ ये कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के दर्जे तक पहुंचाया, जो गैर मामूली बात थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नारंग साहब नहीं रहे लेकिन उर्दू जबान बाकी रहेगी। नारंग साहब जो थे, उन्होंने जिस रास्ते पे उर्दू वालों को डाला और जिस डगर पे चलाया, मैं समझता हूँ कि उस पे चलते रहना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अख्तर वासी साहब। इस वक्त हमारे साथ शाफिक किदवई साहब जुड़ चुके हैं। शाफिक किदवई साहब, मैं आपका इस्तकबाल करते हुए, ये खबर तो आप तक गालिबन पहुंच चुकी होगी कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग पद्म भूषण और पाकिस्तान के नाम से सितारा इम्तियाज वो अब नहीं है, तो ये उर्दू के फलक का ये कितना रोशन सितारा था। और ख़ास तौर से जैसा कि बातें सामने आ रही हैं, लोग जानते हैं कि न सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेज़ी पर भी उनकी खासी मजबूत पकड़ थी। तो ये कितना बड़ा एक नुकसान है लिटरेचर के लिए, अदब के लिए, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का अब हमारे बीच नहीं रहना। जी, यकीनन प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की रहलत जो एक साने अजीम है, अदबी तौर पे भी और यानी उर्दू जबान वाले से भी, उर्दू अदब के हवाले से और हिंदुस्तानी अदबियात के हवाले से भी। नारंग, जैसा आपने भी कहा, नारंग साहब न सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेजी के भी आलिम थे। और अभी उनकी मीर पे किताब या गालिब पे किताब, दोनों किताबें उनकी मीर आई हैं और 2 किताबें और रूटलेज से छप रही थी। तो उन्होंने उर्दू को न सिर्फ सर्वोत्तम बनाया हर सतह पे, नए तनकीदी नजरियात जो थे, चाहे वो शुरू में जदीदियत की उन्होंने तरवीज में बहुत ही असासी रोल अदा किया, फिर उसके बाद जो नई साख्तियात वो तमाम जो मबाहिस थे वो सामने आए, उन्हीं की तहरीरों के जरिए उर्दू वालों ने बहुत सी नई बातें जी। और वारिस अलवी ने कहीं लिखा कि उनकी फिक्शन तनकीद से तो हमने फिक्शन पढ़ने के आदाब सीखे। नारंग साहब न सिर्फ जबान के भी, यानी उर्दू के जो इस वक्त अदब के और तनकीद के, तो जाहिर है जिस तरह के वो सफ़े अव्वल के आदमी थे उससे तो सब वाकिफ है, लेकिन जबान की तरवीज में, और जबान के वो कहते थे उर्दू जो है वो जबानों का कोई मजहब नहीं होता, इंसानों का मजहब होता है। तो उर्दू किस तरह से उसने हमारी मुश्तरका तहजीब को आगे बढ़ाया और कैसे यानी हमें हर सतह पर उर्दू जबान ने हमको सरवतमंद बनाया। नारंग साहब ने तहजीब बाजियाफ्त किस तरह की, तो नारंग साहब का इंतकाल हर सतह पर, यानी न सिर्फ बरसगीर में बल्कि जहाँ भी उर्दू बोलने वाले, और मैं कहूँगा हिंदुस्तानी अदबियात से मुताल्लिक जितने लोग हैं वो सब नारंग साहब के कारनामों से वाकिफ थे। और नारंग साहब ने न सिर्फ नए तनकीदी नजरियात की मैं बात कर रहा था, उसके अलावा भी गालिब पे कितना कुछ लिखा जा चुका, लेकिन अभी उनकी जो किताब थी जिन्होंने उसके हिंदुस्तानी इंडियन माइंड से या जो शून्यता का कॉन्सेप्ट है उसको गालिब ने किस तरह से अपनी शायरी में बरता, या गालिब को पढ़ने की जो नई साइड्स दी हैं वो भी उससे भी कोई वाकिफ नहीं था। और फिक्शन के भी उन्होंने जो मज़ामीन जो बेदी पे लिखे, मंटो पे लिखे, बिल्कुल एक नई फिजा का एहसास होता है। नारंग साहब बहुत एक कसीरुल तसानीफ अदीब थे। वैसे मौके को उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, मसलन वो उनके बहुत से कारनामे हैं, ग्रामर की किताबें हैं, और इन्होंने ज़ाहिर खुसरो का जो हिंदवी कलाम था वो उस पर उन्होंने किताब लिखी। और उनके भी जो मदामी अभी मकातीब के दो मजमुआ है, तो उससे अंदाजा होता है कि ये गोया 60-70 साल पहले की बात है, जब नारंग साहब की शुरू में जब तहरीरें शाये हुई तो सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल वाहिद दरियाबादी और जैसे अकाबरीन ने भी उनकी उस जमाने की काविशों की तहसीन की थी। तो जाहिर नारंग साहब का जाना बिल्कुल तनकीद के मैदान को बिल्कुल एक तरह का अब उसमें कोई आदमी नहीं रहा तो हम जिसको उर्दू जी। प्रोफेसर शाफिक किदवई, जैसा अभी अख्तर वासी साहब भी कह रहे थे कि
बेशक उर्दू की बहुत बड़ी बेशबहा खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, लेकिन उर्दू ज़बान जो है वो बाकी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वक्ती तौर पर क्या ऐसा लग रहा है कि उर्दू का एक बड़ा खादिम, और ख़ासतौर से एक ऐसे माहौल में जब कई बार मुल्क में इस तरह की बातें सामने आई, जब उर्दू को एक ख़ास कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश की गई, उर्दू को हिंदुस्तान की अक्सरियत या उसकी एक मतलब आम जबान से हटकर उसे किसी के खास पहचान देने की कोशिश की गई, उस वक्त प्रोफेसर गोपीचंद नारंग एक बहुत बड़े उर्दू के मतलब कह सकते हैं कि एक ढाल बनकर सामने थे। हालात के मद्देनजर आप कैसे देखते हैं और प्रोफेसर गोपीचंद नारंग उर्दू के रिश्ते को और उर्दू के मुस्तकबिल को? जी, उर्दू का देखिए, नारंग साहब ने मैंने शुरू में अर्ज किया था, जिसे ये समझ आए कोई भी बड़े से बड़ा आदमी अगर चाहे शेक्सपियर थे, शेक्सपियर का इंतकाल हुआ तो अंग्रेजी थोड़ी खत्म हो गई है ना। किसी के जाने से कोई जबान खत्म नहीं होती, पहली बात तो ये समझना चाहिए। और दूसरी बात मुझे अर्ज करना है, जहां तक उर्दू जबान के हवाले से आप कहते हैं, नारंग साहब ने 10वीं बार कहा और ये लिखा भी कि साहब हम लोग जबान को मजहब से जोड़ के देखते हैं। इंसानों का मजहब होता है, जबान का मकसद में जबान का कोई भी मजहब नहीं होता, बल्कि आपके तरसील के और आप ज़हन इंसानी जी बिल्कुल बेहद कीमती बातें हैं और बेहद गरां खिदमत उनकी रही है उर्दू अदबी हल्के में, ख़ास तौर से पूरे बरसग़ीर में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में उनका चला जाना एक बहुत ही बड़ी शौक की बात है। बहुत शुक्रिया आपका। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अब बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। और इस वक्त आपको हम बताएं, इस वक्त काफ़ी ये सोग वाली ख़बर है, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। उर्दू के एक बहुत बड़े खादिम, उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करने वाले एक बहुत बड़े शख्स अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, पद्म भूषण प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जो है उनका इंतकाल हो गया है और उनका इंतकाल अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं खलील महमूद, जो मारूफ स्कॉलर हैं। खलील साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग पद्म भूषण, उन्हें कितने एजाज़ात हैं, मतलब लेना जो है वो मुनासिब कह सकते हैं कि शुमार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी सितारा इम्तियाज़ उनको दिया गया था, लेकिन वो सितारा अब उर्दू का जो है वो टूट गया है। कैसे आप देखते हैं, क्या तासुरात है आपके इस गमनाक खबर पर? देखिए, नारंग के जाने से उर्दू में ये बिल्कुल ही मोतदिल और ये कहना चाहिए कि एक न्यूट्रल जो है नासिक की वो बहुत कमी महसूस की जाएगी। अब जब उनको जदीदियत से जोड़ा जाता है, लेकिन जदीदियत को फरोग देते हुए उन्होंने तरक्की पसंदी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं कहा, उतना नहीं कहा कि जितना के फारूकी और दूसरे तनकीद निगारों ने बातें कही। इस एतबार से वो बहुत अच्छे नाकिद थे। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो मौज़ूआत है उन पर काम किया जी। और उनकी सबसे बड़ी ये खूबी थी कि उनकी नस्र बहुत शुस्ता नस्र लिखते थे वो, और बोलते भी बहुत अच्छा थे वो जी। तो नेचुरली अब उस तरह के नाकिद हमारे यहाँ नहीं रहे हैं। पहले फारूकी गए, फारूकी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनका जो रवैया था वो मेरी नजर में वो वन साइडेड था जी। जबकि नारंग उस कबील में नहीं आते। फैज के बारे में हो या दूसरे तरक्की पसंदों के बारे में हो, उनका रवैया बहुत ही नॉर्मल था उनका, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तरक्की पसंदी को भी उन्होंने उसी नजर से देखा कि जिस नजर से उन्होंने जदीदियत को देखा। तो फी जमाना ऐसे लोग गालिबन हमारे यहाँ नहीं है, और ये उम्मीद भी नहीं है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग उभरेंगे जी। तो ये नेचुरली ये जो है एक बहुत बड़ा लॉस है जबान के लिए, अदब के लिए। तो मेरी नजर में तो ये है बात।
जी। और खास तौर से मेरा सवाल इस तरफ है कि जब मैं बार बार इस सवाल को लोगों से कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि उर्दू और प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, मतलब नाम में ही एक देखने को मिलता है कि एक ऐसा शख्स जो उर्दू जुबान की खिदमत इस हद तक अंजाम दे रहा है, जबकि इस दौर में जबकि उर्दू को एक खास जुबान, एक खास मतलब तबके, एक साफ कम्युनिटी से जोड़ने की वो तो शुरू से उनका रवैया, जी, शुरू से मैं उनको बहुत करीबी तौर से जानता हूं। मैं शुरू से उनका यही रवैया रहा है, आज से नहीं। मैं 1965 था, 1975 दिल्ली में था, रेडियो में था जी, बहुत सारे निजी डिस्कशंस में उनके साथ शरीक हुआ हूँ जी। तो उनका रवैया जो है, अब ये छोटी बात है कि लोग जो है उसको एक फरकावाराना रंग देके देखते हैं। उर्दू में तो एक जमाने में मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ अक्सरियत जो है गैर मुस्लिम लिखने वालों की थी जी। जिस दिन से मेरी मुलाकात हुई, मेरी पहले मुलाकात हुई एक सहाफी थे जिनका नाम था ओम प्रकाश नामी। जी हाँ। वो एक पर्चा निकलता था, परचम हिंद में, वहाँ काम करते थे जी। फिर उसके अलावा शाहिर होशियारपुरी, राम किशन मिस्टर जो थे वो शायर थे और मिलाप में काम करते थे, नरेश कुमार शाह थे, यानी एक अक्सरियत। और इनमें खुसूसी बात ये थी कि इनमें से अक्सरियत पंजाबियों की थी, वो पंजाबी जो तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान चले आए जी। और मैं जब रास्तों पर दिल्ली में चलता था तो मैं बुजुर्ग सरदार लोगों को उर्दू अखबार पढ़ते हुए देखता था, मिलाप, प्रताप और तेज वगैरह, उस जमाने में उनका शोरा था तो वो लोग वही पढ़ते थे। अब ग्रेजुअली जो उसके बाद जो तबका आया उनसे उर्दू का कोई ताल्लुक नहीं रहा, उसमें फिरकावारियत नहीं थी उसमें जी, उसमें मसला था रोजगार का। बिल्कुल। लोगों को ये एहसास हो गया कि उर्दू पढ़ने से जी कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर है कि जब लोगों के अंदर में इस तरह का एहसास लगा कि उर्दू से कुछ हासिल नहीं होगा, यानी कि रोजगार के हवाले से, तो उस जमाने में भी उर्दू की खिदमत करने वाला एक ऐसा जो कह सकते हैं कि मुजाहिद उर्दू प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हमारे बीच मौजूद थे, अब नहीं रहे। हमारे साथ डॉक्टर सैफी सिरोंजी जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल सीधा यही है जो मैंने अभी मामून खलील साहब से भी किया था कि कितना बड़ा ये नुकसान है उर्दू अदब के लिए और पूरी उर्दू दुनिया के लिए, जैसा अभी अख्तुल वासी साहब कह रहे थे कि ये नुकसान बहुत उर्दू दुनिया के लिए है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, उनका अब इस दुनिया से चला जाना, डॉक्टर सैफी सिरोंजी? तो ये है कि दुनिया है अदब में जो सबसे बड़ी शख्सियत वही थे, और दूसरे ये जी आप यार उन्होंने की नई नस्ल को अपने पैरों पर खड़ा करा, उन्हें खुद एतमादी पैदा की उनमें जी, जी। तो वो नए लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे, ये बहुत बड़ा उनका कमाल था। वो उनकी अदबी शख्सियत तो अपनी जगह पे है, वो उसकी खिलाफी तो वो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि वो बहैसियत इंसान इतनी बड़ी शख्सियत थे कि दूसरों पर जान देते थे। वो हर उस मुश्किल शख्स के कोई काम में आते थे, बेशुमार लोगों को उन्होंने नौकरियां दिलाई, अपने शागिर्दों से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके लिए हर मुमकिन इमदाद करते थे। अब तो यह है कि साहित्य अकादमी में जब वो आए तो उन्होंने अपने तमाम दोस्तों और तमाम अहबाब को और जो काबिल थे, जो उससे मुस्तहिक थे, उनको उन्होंने बुलाया है। मैंने मुझसे तो खास तौर से इतनी मोहब्बत करते थे कि अभी 3 दिन पहले ही मैंने किताब भेजी, उन 3 दिन पहले मिली उनको किताब। मेरे नारंग साहब पर एक किताब चाहे हुई अभी मेरे दोस्त सदी की आंख गोपीचंद नारंग, ये किताब मैंने अभी उनको भेजी और अभी उनको 3 दिन पहले मिली थी। अभी परसों नरसों फोन आया था 2-3 दिन पहले, ये किताब बहुत पसंद आई मुझे। तो सही बात ये है कि वो दूसरों पर उन्होंने इतना एहसान किया है, उर्दू पर तो एहसान है ही उनका, लेकिन नई नस्ल पर तो उन्होंने इतना एहसान किया है कि बेशुमार लोगों को जो है उनका मुस्तहिक, जो जिसके मुस्तहिक थे, उनको उनका हक दिलाया है। दूसरे ये है कि उर्दू अदब में इतनी बड़ी शख्सियत न अभी पैदा हुई है और न अभी सदियों
ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने सैफी सिरोंजी साहब। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई जुड़ चुके हैं, स्कॉलर हैं। प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई साहब, कितना बड़ा नुकसान है प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का रहलत फरमा जाना, इस दुनिया से चले जाना, उर्दू अदब के लिए कितना बड़ा नुकसान है, अंग्रेजी पर उनकी काफ़ी महारत हासिल थी उसके लिए कितना बड़ा नुकसान है, काफ़ी वो बाहर नाक़िद थे। कैसे आप देखते हैं उनकी इस दुनिया से चले जाने को? जी प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई साहब। ये बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है कि गोपी चंद नारंग अब हम में नहीं है। जी दो अहम शख्सियतें थीं, शमसुर रहमान फारूकी और गोपी चंद नारंग। पहले शमसुर रहमान फारूकी गए और अब गोपी चंद नारंग ने मुंह मोड़ लिया। ये दोनों अदब की दुनिया के बेहद चमकते सितारे थे और उन्होंने अपने अपने अंदाज से उर्दू की खिदमत अंजाम दी है। नारंग साहब के बेशुमार कारनामे हैं और इन सारे कारनामों को दोहराना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने उर्दू को जो मवाद दिया वो आइंदा जमाने में बहुत काम आएगा। जी आजकल तो उर्दू खारियों का मामला ये है कि कमी होती जा रही है। नारंग साहब ने उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया, बेशुमार किताबें लिखी और तरतीब दी। उर्दू से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स उनसे मोहब्बत करता था और आइंदा भी उनको याद रखेगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग वो पद्म भूषण हैं। उन्होंने हालिया जो मैंने आपको बताया, अभी अपने नाज़रीन को मैं बता रहा था कि 2021 में सर सैयद एक्सेलेंस नेशनल अवार्ड भी उन्हें हासिल हुआ था। बहरहाल अवार्ड तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के लिए कोई बहुत बड़ी बात अब रह गई हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि गोपी चंद नारंग और उर्दू इस रिश्ते में, अगर ये लोग कह रहे हैं कि उर्दू की खिदमत करने वाला एक मुजाहिद न बरसों पहले था न बरसों पहले आके आएगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी उनकी बड़ी कौन सी खिदमत है जिन्हें आप याद करना चाहेंगे, जो आप चाहेंगे कि हमारे नाजरीन और उर्दू के जो लोग हैं उन बातों को जाने? इस वक्त शायद मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि उनके कारनामे गिना सकूं, उनकी बातें पेश कर सकूं। उनसे मेरे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनके एक सेमिनार में हमने यहाँ बुलाया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम के लिए उनको बुलाया था। और कई जगहों पर दिल्ली, जब भी मैं दिल्ली जाता था वहाँ उनसे मुलाकात जरूर हो जाती थी। उनका जो कुछ काम है जी वो इतना फैला हुआ है और इतना अहम है कि आज के तालिब इल्म के लिए जरा सा मुश्किल है बहुत सारी चीजों को समझना। और नारंग साहब की किताब पढ़ने के बाद तो ये महसूस होता है कि तनकीद की जो दुनिया है वो बहुत फैली हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जो मालूमात दी हैं। जाहिर है कि उर्दू अदब से जुड़े जो भी लोग हैं वो बहुत सारी ऐसे पहलू, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के ताल्लुक से शायद अगर वो ना मालूम हो तो आपके ज़बानी हम दूसरों अब अपने नाज़रीन को बता पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त चंद्रभान ख्याल भी जुड़ चुके हैं। आपका बड़ा इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, लेकिन सवाल यही है कि ये जो इतना बड़ा इतनी बड़ी ज़िया, इतना बड़ा नुकसान उर्दू अदब के लिए, पद्म भूषण प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का जो दुनिया से चला जाना, ये जो उर्दू का जो एक उर्दू अदब का जो एक आसमान है उसमें अब ये तारा नहीं रहा, आप इसे कैसे देखते हैं और कितना बड़ा ये नुकसान है अदब की दुनिया के लिए? देखिए साहब, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब का जाना, इसका मतलब ये है कि उर्दू अदब का, उर्दू जबान और अदब का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया है। एक अजीम तरीन शख्सियत उर्दू अदब की अब हमारे दरमियान नहीं रही है। और मेरा जहाँ तक मामला है तो मैं तो भाई बिल्कुल यतीम हो गया हूँ। मेरे सरपरस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे रहनुमा, मैं क्या कहूँ कि कैसे वो, अब उनका जाना जो है न सिर्फ मेरा जाती नुकसान नहीं है बल्कि पूरे उर्दू अदब का, पूरी उर्दू दुनिया का इतना अजीम तरीन नुकसान है। एक ऐसा इंसान जो कि न सिर्फ
अजीम तरीन अदीब था, मुफक्किर था, शायर था, अदीब था, बल्कि देखा जाए तो सबसे एक बहुत बड़ा इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसने की इंसानियत की, वो इंसानी कदरों की वो चीजें, वो बातें जो कहना चाहिए कि हम सिर्फ अब कहानियां रह जाएंगी कि उन्होंने जो लोगों पे एहसान किए हैं। हम सब उर्दू वालों पर जो एहसान है, उनके जो एहसानात है, उन्हें कोई भुला नहीं सकता है। चंद्रभान ख्याल साहब, अभी कुछ देर कबल प्रोफेसर अब्दुल वासे हमारे साथ जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि उर्दू की जो खिदमत उन्होंने की है, उनके अंदर इंसानी अक़दार को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा हसास थे और इंसानियत की उन्होंने बहुत खिदमत की है। मैं जानना चाहूँगा अगर आपको कोई ऐसे वाक़े याद हो, ऐसे कोई वाक़यात जिनका जिक्र आप करना चाहें इस वक्त जबकि हम उन्हें याद कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी इंसानी की बात ये थी कि जो जी था उनको वो दुआएं देते थे। जिन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया है उनको उन्होंने दुआएं दी थी। वो कहते थे ख्याल हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, इंसानों की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना। और यही बात वो मुझे बार बार कहते थे कि इंसान की खिदमत करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए और इसीलिए हम पैदा हुए हैं। हमें कभी जो लोग हैं छोटे, अगर कुछ लोग अपने मकसद के लिए, अपने मुफाद के लिए अगर हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं तो उसे नजरअंदाज कर दो। आप यकीन जानिए 80 लोगों को उन्होंने मुलाजमत दी है और उनमें से बहुत से लोगों ने उनको नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन वो मुस्कुरा के कहते थे नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदा पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाओ, यही हमारा मकसद है। इसीलिए हम लोग इसीलिए पैदा हुए, दुनिया में आए हैं, तो हम इंसान की खिदमत करें। इंसान बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर शाहपर रसूल जुड़ चुके हैं। रसूल साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए अभी बहुत सारे हमने स्कॉलरों से बातचीत की है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के इस रहलत की खबर के तासुरात के तौर पर एक ने तो इस तरह से याद किया उन्हें कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपके क्या तासुरात हैं? आप किस तरह याद करेंगे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को, और ये कितना बड़ा एक खला है, क्या इसे पुर किया जा सकता है खास तौर से उर्दू अदब के हवाले से? नारंग की शख्सियत यकीनन बहुत गैर मामूली, बहुत मुनफरिद थी, इसलिए कि वो उर्दू के प्रोफेसर भी थे, उर्दू के उस्ताद भी थे, उर्दू के नक्काद भी थे, मुहक्किक भी थे और एक बहुत बड़ी, बहुत आम शख्सियत के मालिक थे। जी, जामिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से मेरा ताल्लुक है और नारंग साहब यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे, डीन भी रहे और बड़ी खदमात उन्होंने यहाँ अंजाम दी। बहुत बड़े सेमिनार्स उनके ज़माने में इंटरनेशनल लेवल के हुए यहाँ पर। तो इंतजामी सलाहियत गैर मामूली उनकी थी, अदबी सलाहियत गैर मामूली थी, तनकीद में एक बड़ा नाम था। माबाब जदीदियत का सिलसिला जो है उसके एक तरह से बिल्कुल दाई थे, उन्होंने शुरू किया वो सिलसिला, तनकीद में एक नया स्कूल। इसके अलावा हमसे तो खास ताल्लुक भी उनका था, चूँकि शोबे में कुलीग एक तरह से बहुत सीनियर थे वो, मैं तो खैर उनसे बहुत छोटा था, हालांकि बाद में प्रोफेसर हेड में भी रहा और रिटायर हो गया। लेकिन नारंग साहब ने जो खिदमत मुख्तलिफ ओहदों पर रह के की, वो दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन भी रहे, साहित्य अकेडमी के चेयरमैन रहे और NCPUL के वाइस चेयरमैन भी रहे। तो कोई ऐसा अवार्ड शायद ना होगा उर्दू का जो नारंग साहब को ना मिला। जी, दूसरी एक चीज के गैर मामूली सलाहियत तकरीर की थी। ऐसे जादूगर मुकर्रिर थे वो कि हजारों का मजमा होता था, जब वो बोलते थे तो पिन ऑफ साइलेंस हो जाता, पूरे मजमे को जैसे बांध लेते थे। तो ये बड़ी गैर मामूली खसूसियत थी। बहुत से इनके कंटेम्परेरीज में नक्काद थे, मुहक्किक थे, सब अपना काम कर रहे थे, ये भी अपने काम कर रहे थे, लेकिन जो नारंग साहब की तकरीर की सलाहियत थी वो बहुत गैर मामूली। उस तरह की सलाहियत
मैंने किसी दूसरे आदमी में नहीं देखी। कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है उनके तकरीर के दौरान का जो आप बताना चाहें हमारे नाजरीन को? कोई खास वाकया तो पर अगर मैं क्या बताऊं, लेकिन ये वाकया है, बारहा मैंने इनको बोलते हुए सुना है जी, मुख्तलिफ मजमू में, मुख्तलिफ तकारीब में। हाँ। और जिस मौजू पर भी वो बोलते थे, लगता था कि जैसे दरिया, इल्म का दरिया जैसे बहा रहे। यानी उनकी मालूमात बड़ी गैर मामूली, मुताला बहुत जबरदस्त था, और वो कई जबानों के जानने वाले थे। और जो एक जबान है सराइकी, वो उसके भी आदमी थे जो उसी इलाके में पैदा हुए थे, वहीं से वो हिंदुस्तान आए थे। तो तहकीक में, तनकीद में गोपीचंद नारंग का नाम रहेगा। दूसरी बात शोहरत की, तो मशाहिर तो बहुत रहे उर्दू में, लेकिन नारंग साहब की जैसी शोहरत थी, और बैनुल अक़वामी शोहरत। अभी दूसरे ममालिक में आप जाइए, उर्दू का नाम लीजिए, तो लोगों की जुबान पर जो सबसे पहला नाम आता था वो गोपीचंद नारंग का। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शाहपर रसूल साहब। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ख्वाजा इकराम जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम, किन अल्फाज में आप याद करेंगे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को पद्म भूषण सितारा इम्तियाज जो पाकिस्तान से भी उन्हें हासिल हुआ था? जो मैं आपके तासुरात जानना चाहता हूं, और सबसे अहम ये कि कई स्कॉलरों से अब तक बात हो चुकी है, सबने उनकी शख्सियत के अलग अलग पहलू को यहाँ उजागर किया है। आपकी नज़र में उनका कौन सा पहलू ऐसा है जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता? प्रोफेसर ख्वाजा इकराम। उर्दू दुनिया सोगवार है, उर्दू दुनिया का एक बड़ा नुकसान हुआ जी, और एक और कहकशां चमकता सितारा गुरूब हुआ। नारंग साहब की शख्सियत के हवाले से यकीनन बहुत बातें की जा सकती हैं, इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से, तहजीबी एतबार से, इंतजामी उमूर के हवाले से ये तमाम सलाहियतें उनके वहाँ बैक वक्त मौजूद थी। उनकी इल्मी और अदबी कदोकामत क्या है सारी दुनिया जानती है। मैं एक और पहलू की तरफ इशारा करूंगा। अपने तालिब इल्मी के ज़माने से प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब को मैं जानता हूँ। शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं बहसियत रिसर्च दरस तदरीस से वाबस्ता था, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि उर्दू दुनिया की बड़ी शख्सियात, उनमें से एक गोपीचंद नारंग, प्रोफेसर कमर रईस, ये वहाँ मौजूद थे, पर उस वक्त तदरीस से वाबस्ता थे, तो 12 मुलाकात हुई। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि एक छोटा तालिब या अभी नौवारिस और एक कितनी अजीम अदीब, नक्काद, मुहक्किक, माहिर लिसानियात सामने मौजूद है, और जब उनसे आप मुलाकात करें तो ऐसा नहीं लगता था जी कि आप कहीं से छोटे हैं। मैंने आप छोटों को बड़ा बना के इस शफकत से, इस मोहब्बत से पेश आते थे। ये उनके अखलाक का मामला था। उनके घर पे भी जाने का इत्तेफाक कई बार हुआ, कई मुलाकातें रही मुख्तलिफ अदबी हवालों से भी। हर जगह हमने देखा वो हिज़्ब मरातिब का ख्याल रखते थे, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से लोगों को मुखातब करते थे, और इस तरह से मुखातब करते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे इतनी अपनाइए, चाहे पहली दफा मिलने हो या बार बार मिलने हो। तो ये उनकी जिंदगी का, उनके अखलाकी पहलू का एक वो हिस्सा है। रही बात नारंग साहब, गंगा जमुनी तहजीब की अलामत थे। नारंग साहब के जाने के बाद यकीनन एक खला तो हम महसूस कर रहे हैं, और इस खला का एहसास हमेशा रहेगा। पूरी उर्दू दुनिया से उगवा रहे हैं, हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस बहुत ही अलग अलग पहलू यहाँ पर उजागर हुए। ख्वाजा इकराम साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, आपके लिए एक बार फिर से ये बता दें कि एक बहुत ही गमनाक खबर है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग पद्म भूषण थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमारे बीच अब नहीं है। उर्दू की जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, अब बतौर मुहक्किक, बतौर नक़ाद, बतौर इंसानी या उर्दू के हम कह सकते हैं कि मुजाहिद, बेशबहा खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। और जितने भी स्कॉलरों से हमने ये बात की है, सब ने एक ज़बान होकर इसी बात को कहा है कि उनकी खिदमत को हम कभी भुला नहीं सकते, और ऐसा लगता नहीं है कि हालिया या आने वाले दिनों में इतनी बड़ी कोई शख्सियत जो उर्दू से जुड़ी हो वो हमें देखने को मिले। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली हैं।